हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो अपन साइटोलॉजी चल रहा था अपना कोशिका विज्ञान। तो अपन ने सेल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। सेल के अंदर अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, जिसके बाद में प्रोटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे होता है? जिस प्रकार जब हमारे घर में क्या बिजली चली जाती है, तो बिजली जाने के बाद में बिजली कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से आती है, बिजली घर से आती है। उसी प्रकार सेल के अंदर भी एक बिजली घर होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है या सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको दिया था किसने, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सेल के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का माइटोकॉन्ड्रिया को एक वैज्ञानिक थे कोलिकर। क्या थे? कोलिकर। कोलिकर ने देखा था सन 1880 में। वैसे भी विज्ञान में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ देखा था और किस में देखा था? इन्होंने देखा था कीटों की। क्या? कीटो मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, कीटों की रेखित पेशियों में। किसमें? रेखित पेशियों में इन्होंने देखा था। किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में इन्होंने देखा था। किसने देखा था? कोलिकर। देखो, दो तरह की पेशियां, वैसे तीन तरह की पेशी होती है हमारी बॉडी में, रेखित, अरेखित और हृदयिक पेशी। तो रेखित पेशी क्या? जिन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है, वो रेखित पेशी, जैसे हमारे हाथ पैरों की जो पेशी होती है। और अरेखित पेशी जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कान की पेशियां, ठीक है ना, अपने हाथ नाल की पेशियां, ऐसी बहुत सारी अरेखित पेशियां हैं हम जिन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन ये किसने देखा था? सबसे पहले कोलिकर ने किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था। उसके बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक थे। किसके बाद में? इन कोलिकर के बाद में एक वैज्ञानिक आए थे। कौन? अल्टमान। ठीक है ना, अल्टमान। ये आए थे सन 1882 में। तो इन्होंने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को, फ्लेमिंग आए थे। क्या आए थे? फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे। फ्लेमिंग। क्या थे? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने जो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, उसको क्या नाम दिया था? फिला। क्या नाम दिया था? फिला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फिला नाम दिया था। उसके बाद में एक तीसरे वैज्ञानिक आए थे, अल्टमान। कौन आए थे? अल्टमान आए थे सन 1894 में आए थे। कब आए थे? 1894 में। सन का इतना महत्व नहीं है। 1894 में आए थे। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका क्या नाम था? बेंडा। क्या नाम था इनका? बेंडा। तो बेंडा बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। बेंडा ने, आप ये मानिए, लगभग 1897 में जो इन्होंने सब देखा था ना, कीटों की रेखित पेशियों को, तो फ्लेमिंग ने तो उसको फिला कह दिया था, अल्टमान ने बायोब्लास्ट कहा था। इन्होंने क्या नाम दिया उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। तो ये बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को दिया था। तो ये आपको चीज़ें क्या याद रखना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए आप, थोड़ा सा अपन एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विस्तरीय झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? पहला स्तर तो ये, और इसका अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उससे ऐसी उंगली के समान क्या प्रवर्ध निकलती है। ऐसी उंगली के समान क्या निकलती है? इससे कुछ ऐसी प्रवर्ध निकलते हैं, ठीक है ना। तो आपका पहला पॉइंट, यहां से पहला क्वेश्चन ये भी बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया
कि चारों तरफ की जो झिल्ली पाई जाती है वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, द्विस्तरीय, डबल लेयर। कैसी होती है, द्विस्तरीय, द्विस्तरीय, ठीक है ना, द्विस्तरीय मतलब में डबल लेयर। और ये जो डबल लेयर झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना। और लिपिड में भी कौन सी लिपिड होती है, इसमें फास्फोलिपिड होती है, क्लियर है। तो द्विस्तरीय झिल्ली होती है। अब इसमें क्या, दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि और इन दोनों झिल्लियों के बीच में भी दो चैम्बर होता है। ये बाहर वाली खाली जगह देख रहे हो आप, इसको बोला जाता है आउटर चैम्बर, और अंदर वाला चैम्बर क्या कहलाता है, इनर चैम्बर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो उंगली के समान प्रवर्त निकलते हैं ना, इन्हें क्या बोला जाता है, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये मानिए सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जहां पर जैसे कि आपने देखा होगा श्वसन की क्रिया में जो एटीपी बनती है, उस एटीपी से संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे एटीपेज, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी में पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना इन उंगली समान प्रवर्त को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और प्लांट सेल में इन क्रिस्टी जैसी रचना, प्लांट सेल में बिल्कुल क्रिस्टी की जैसी संरचना होती है, लेकिन वहां उनको क्रिस्टी ना कहकर ट्यूबिली कुछ ट्यूबिली करके उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबिली बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्लांट सेल में क्रिस्टी के समान संरचना को क्या बोला जाता है, ट्यूबिली बोला जाता है। इसके बाद हम इसमें चलते हैं, तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। ऐसे क्या पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ये ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं, पूरी क्रिस्टी में पाए जाते हैं। इन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि क्रिस्टी, ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी के अंदर ही श्वसन की क्रिया होती है। क्या होती है, श्वसन। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, खाने में हम क्या खाते हैं, C6H12O6 खाते हैं। जैसा ही आप खाना में खाए, तो हमारी जो सेल है, सेल के अंदर सेल का कौन सा भाग है जो ऑक्सीकरण का कार्य करता है, भोजन के में श्वसन की क्रिया करता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ये भोज्य पदार्थ जो आता है ना, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है, उस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो इसमें श्वसन को अपचय क्रिया भी कहते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में भोजन आता है, तो क्रिस्टी से संबंधित ये जो एंजाइम होते हैं, इस भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसमें, 38 एटीपी में तोड़ देते हैं। कहने का मतलब एटीपी में तोड़ देते हैं, और यही एटीपी क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। और आपको जिसको एटीपी का पूरा नाम मालूम नहीं है, याद रखना एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। जो एटीपी होती है इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है। क्यों कहते हैं एडिनोसिन, A4 होता है एडिनोसिन, जो कि एक नाइट्रोजनस क्षार है। और ट्राई का मतलब क्या होता है, इस ए से, इस एडिनोसिन से कितने फास्फेट जुड़े होते हैं, 3 जुड़े होते हैं, इसलिए A4 होगा एडिनोसिन। 3 4 मतलब 3 P मतलब ट्राई, क्या जुड़े हैं, 3 फॉस्फेट, इसलिए इसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा विभाग है जहां ऑक्सीकरण ये श्वसन की क्रिया होती है, तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर कहाँ है, क्रिस्टी, क्योंकि क्रिस्टी में एटीपी से संबंधित सभी एंजाइम पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरी कोशिका का, संपूर्ण कोशिका के 70% एंजाइम, क्या एंजाइम किस में पाए जाते हैं, क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो पूरी कोशिका के लगभग 70% एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि क्रेब्स चक्र, ये आगे प्रोसेस होती है, इसमें अपन पढ़ेंगे। तो क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम भी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये, अब इसीलिए क्योंकि यहाँ एटीपी बनती है, एटीपी मतलब क्या होती है? ऊर्जा, इसीलिए इसे सेल का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह, या एक तरीके का आप यूं कह सकते हो कि सेल के अंदर जितनी भी ऊर्जा संचलित होती है, हमारी बॉडी में जो भी ऊर्जा मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेल का विद्युत गृह भी बोला जाता है। अब हर जीव में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है कितनी? 200 से लेकर 300 तक हो सकती है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है? 200 से लेकर 300 तक हो सकती है। और आपको यह भी याद रखना है कि कई जैसे एक शैवाल है माइक्रोऑक्सीलेट, उसमें केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और एक मछली होती है, एक समुद्री अर्चिन करके, समुद्री अर्चिन, ठीक है ना, अर्चिन, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 1.5 लाख होती है। कितनी होती है? 1.5 लाख। कितनी होती है? 1.5 लाख के समथिंग पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, सबसे अधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं अधिक, वो पाई जाती है कीटों की, इंसेक्ट की, कीटों की उड़न पेशियों में। किसमें? उड़न पेशियों में या फाइटिंग मसल्स। किसमें? फाइटिंग मसल्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फाइटिंग मसल्स या कीटों की। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? कीटों की उड़न पेशियों या फाइटिंग मसल्स में पाई जाती है। लगभग कितनी पाई जाती है? 5 लाख। कितनी? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया कीटों की उड़न पेशियों में पाई जाती है। ठीक है ना, इसीलिए तो वो काफ़ी देर उड़ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्या याद रखना है। अब अपन चलते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के और अंदर। तो देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर चैम्बर हो गया। कौन सा? आउटर चैम्बर, ठीक है, आउटर चैम्बर, ठीक है, आउटर चैम्बर। और ये अंदर वाला चैम्बर क्या कहलाता है? इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का चैम्बर को हम क्या कहते हैं? इनर चैम्बर, ठीक है। तो जो इनर चैम्बर है ना, इसके इनर चैम्बर के अंदर वाले भाग को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं अधात्री। क्या कहते हैं? अधात्री बोला जाता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर याद रखिए क्या क्या होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन होता है, इसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। इसका खुद का ही क्या होता है? डीएनए। आपको ये भी याद रखना है, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, सर्कुलर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है सर्कुलर होता है। और ये भी याद रखना कि कोशिका के अंदर ऐसे 2 सेल ऑर्गन से जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसमें खुद का डीएनए होता है, इसमें खुद का क्या होता है? आरएनए होता है। इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होता है? खुद का राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर सिर्फ 2 कोशिकांग है जिसमें अपने स्वयं के डीएनए होते हैं। तो इसमें जो स्वयं का डीएनए है ना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भी कहते हैं? कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल भी इसको बोला जाता है, या इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है। इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स बोला जाता है। मतलब अर्धस्वायत्त कोशिकांग, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है। तो याद रखना,
इसको सेल विद इन सेल भी बोला जाता है। आपसे पूछ ले कि कोशिका का कौन सा भाग है, जैसे सेल, कोशिका के अंदर कोशिका बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी क्योंकि इसके अंदर वे संपूर्ण प्रक्रिया होती है जो एक सेल के अंदर पाई जाती है। इसमें खुद का ही तो डीएनए होता है, खुद का ही आरएनए। याद रखना इसमें विशेषकर कौन सा आरएनए होता है, एमआरएनए। कौन सा आरएनए होता है, एमआरएनए। इसके अलावा कहते हैं कि इसमें टीआरएनए और आरआरएनए भी पाया जाता है। दूसरी बात इसमें राइबोसोम, तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, कितना राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में या हमारे शरीर के अंदर क्या देता है, ऊर्जा देता है। वो क्रिया क्या, इसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जहां आपसे अगर पूछे कि किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक पाई जाएगी, तो वहां लिखा होगा ऑप्शन में उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है जिस सेल के अंदर, वैसे सब में होती है, तो उपापचय मतलब में मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जिन सेलों में मेटाबॉलिक रिएक्शन अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, उन सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया, जिन सेलों में उपापचयी क्रियाएं क्या होती है आपकी, अधिक होती है, उन सेलों में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिन सेलों में उपापचयी क्रियाएं सबसे अधिक होती हैं, उन सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक पाई जाती है। और जो F1 कण है ना, F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये भी एक श्वसन अंग है, ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल। अब थोड़ा सा F1 पार्टिकल के बारे में भी बात करें अपन। F1 कण, तो F1 कण या F1 पार्टिकल को एक वैज्ञानिक थे फर्नांडिस मोरन, उन्होंने इसको दिया था। किसने दिया था, फर्नांडिस मोरन ने दिया था। और इस F1 पार्टिकल को बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं इसको, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको क्या भी बोला जाता है, कहते हैं कि F1 पार्टिकल ये ऐसा होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ऊपर बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, व्रंत कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्रंत। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। और उसमें सिर में एटीपी से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। ये F1 कण था, इनको डिस्कवर किया था फर्नांडिस मोरन ने। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और पार्टिकल भी बोला जाता है। तो ETS भी बोला जाता है, ETP भी बोला जाता है। तो आपको ये चीज भी क्या इसके अंदर याद रखना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेलों में, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी स्तनियों की आरबीसी मतलब में मैमल्स की आरबीसी। और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। याद रखना, किस में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और स्तनधारियों की आरबीसी में। प्रोकैरियोटिक कोशिका आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो तो याद रखना, वह कोशिका जिनके केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और वह कोशिका जिनके सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं पाए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इनमें श्वसन तो होता ही होगा तो इनमें एक श्वसन अंग पाया जाता है, जैसे जीवाणु हैं आपके, जीवाणुओं में भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तो इनमें श्वसन अंग पाया जाता है प्रोकैरियोटिक जीव में, उसे बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है ना, तो इनके द्वारा इनमें क्या होता है, श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक जीव में। और अपन में तो श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बार वो क्या पूछे आपसे एग्जाम
में क्वेश्चन पूछे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन अगला सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है।